हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। लीनियर इक्वेशंस के अंदर कंसिस्टेंसी कंडीशन के ही अंदर हम लोग को ये सम करना है। इसके पहले ऐसे टाइप के बहुत सारे सम मैंने किए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी के वेरियस कंडीशंस, 3 कंडीशंस है, उसके अंदर 2 इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है करके कहा गया है। तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, ये जो पहले इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख के लेता हूं, यहाँ पे 1 2 1, इसके बाद 1 1 1, इसके बाद 3 1 और यहाँ पे भी 3 रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे x y और z आ जाएगा और यहाँ पे आपके 3, इसके बाद k और k स्क्वायर आने वाले हैं। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अगर कंसिस्टेंट की कंडीशंस चेक करने हैं तो हमें हमेशा क्या करना होता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं बोलता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे 0 लाना पड़ता है। तो यहाँ पे 0 लाते वक्त हमें करना क्या पड़ेगा, देखो R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ पे सीधे से 0 आ जाएगा। लेकिन R3 माइनस 3R1 करना पड़ेगा तो ही यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, तो ये 1 ये 2 ये 1, यहां इसके बाद ये हो जाएगा x y और z। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये 3 वैसे का वैसा रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली -1 मिलेगा आपको और यहाँ पे 0 मिलने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 6 और 6 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 -5 मिलेगा आपको। और यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 0 मिलने वाला है। इस तरह से मुझे यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 1 है तो ये 2 ये 6 हो गए और ये 5 मिल चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे आप पर्टिकुलरली तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे मैं k -3 आने वाले हैं, यहाँ पे k स्क्वायर -9 आने वाले हैं क्योंकि k स्क्वायर रहेगा आगे और इसके बाद माइनस ये रूल चलेगा, k स्क्वायर मतलब 3 हो गया और माइनस इसके बाद ये 3 और ये R1 का वैल्यू भी 3 है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी देखो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तो मुझे 0 मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन मुझे क्या लानी है, 0 लानी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है तो R1 का सहारा लेना नहीं है, R2 से ही उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अभी ये ऑपरेशन होने के बाद, रो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे x y और z ये तो सेम रहेंगे, इसके बाद ये 3 और ये 3 सेम रहेंगे। यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 0 लाना होगा। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे R3 माइनस 5R2 करना पड़ेगा, तो ही जाके यहाँ पे 0 बन पाएगा। ये 2 1 जैसे वो एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, 3 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे k -3 भी वैसे का वैसा रहेगा, 0 -1 0 भी वैसा रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बनेगा। ये ऑपरेशन बनाने के वजह से ये भी 0 रहेगा। अभी यहाँ पे एलिमेंट कैसे फॉर्मिंग होंगे, देखो k स्क्वायर -9 ये क्या है, आपका R3 है, बीच का साइन जो है वो माइनस है, इसके बाद ये 5 है, इसके बाद R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे k -3 है। अगर ये मैं सॉल्व करता हूं तो ये k स्क्वायर -9 माइनस 5k प्लस 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे तो k स्क्वायर -5k और ये माइनस होके हमें मिलेंगे +6। ओके, तो मुझे ये इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है, k स्क्वायर -5k
+6। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे जो हमारा एम था 0 लाना था, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 0 मिल चुका है और इससे यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके इस तरह से फॉर्म करके मिला है। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं आपके जानकारी के लिए R3 - 5 और ये R2। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये k² - 5k + 6 जो है, ये k² - 5k + 6। ओके, अगर इसके मैं ये कर देता हूं, सॉल्व करता हूं, आप तो या तो कैल्सी है आपके पास, तो कैल्सी के सहारे भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। k² - 2k - 3k करेंगे +6, तो ये k बाहर निकल के आएगा, k - 2 - 3 बाहर निकल के आएगा, k - 2, और ये k - 2 और k - 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो k के दो वैल्यू मिलेंगे, k - 2 इज इक्वल टू 0 और k - 3 इज इक्वल टू 0। तो k का एक वैल्यू बनता है 2 और एक k का दूसरा वैल्यू बनता है 3। ओके, सपोज मैं कंसीडर तो यहां पे देखो मुझे ये तो k के वैल्यू मुझे मिल चुके हैं, लेकिन यहां पे देखो और एक डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो k तो वैल्यू मिल गए हैं हमें, एंड फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है क्या नहीं है वो भी हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे? कंसिस्टेंट के लिए रैंक चेक करेंगे हम लोग। रैंक जो है वो रैंक चेक करना पड़ेगा, और कभी चेक कर पाएंगे? वैल्यूज लेने के बाद। तो मैं पहले लिखता हूं कंसीडर k इज इक्वल टू 3 कंसीडर किया, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिला है वो 3 पहले ले लिया, उसके बाद k इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। अभी मैं ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 2 1 1 1 1, ये 3 1 3, और यहाँ पे x y और z रहेगा। यहाँ पे मुझे वैल्यूज क्या मिलेंगे? देखो ये 3 रहेगा, k की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी, और k² है तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिलेंगे। ओके, अभी मुझे यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे ये पोजीशन के अंदर मुझे क्या लाना है? 0 लाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो सिंपल है, वही ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, तो मैं वही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूं। क्या है ऑपरेशन? R2 - R1 और दूसरा है R3 - 3R1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? ये राइट हैंड साइड तो आपको देखनी है, वैसे की वैसी कॉपी करनी है, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑपरेशन हुआ किया था मैंने। 1 2 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे -1 -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, x y और z। आपको ध्यान देना है राइट हैंड साइड के ऊपर ही। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ये वैल्यू तो 3 रहेगी, ये जो सेकेंड वैल्यू है वो आपकी 0 बनेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे R3 का वैल्यू क्या है? 9 है, -3 × 3, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 0 मिल चुका है। ओके, इस तरह से मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे इसके आंसर वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी देखो इसके अंदर मैं लास्ट और एक ऑपरेशन कर देता हूं। कौन सा वाला? तो ये R3 - 5R2 भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाले हैं? वही सब वैल्यूज मिलने वाले हैं, x y z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 1, और ये हो जाएंगे 0 -1 0, और यहाँ पे 0 0 0 रहेंगे। यहाँ पे 0 को 5 से मल्टीप्लाई होता है और आगे भी 0 है, तो कुछ असर नहीं होने वाला है, यहाँ पे वही वैल्यूज रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो जो इक्वेशन फॉर्म करके मिले हैं वो क्या है? देखो यहाँ पे x + 2y +
z इज इक्वल टू 3 मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है, और दूसरा जो इक्वेशन मिला है वो -y इज इक्वल टू 0 मिल चुका है। ओके, इक्वेशंस तो मुझे मिल चुके हैं। अभी देखो उन्होंने क्या स्टार्टिंग में ही कह दिया है आपको, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है। अभी उन्होंने कहा है इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्यों इक्वेशन कंसिस्टेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे। देखो इक्वेशन क्यों कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, रैंक जो है, रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ए मतलब ये पार्ट होता है ए, और ए बी मतलब ये ए वाला और ये बी साथ में जोड़ देंगे और इनका रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का रैंक क्या मौजूद होता है, देखो 2 2 आता है, मतलब रैंक्स आर इक्वल। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इक्वल है, इसका मतलब होता है द गिवन द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इन्होंने भी दिया है, लेकिन कैसे आया वो भी मैंने बताया आपको। ओके, अभी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, लेकिन अभी इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के बाद उसके अंदर 2 कंडीशन मौजूद हो जाते हैं। एक कंडीशन होता है वो हमें निकालना है कि यूनिक्यू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अभी यूनिक्यू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये कैसा पता चलता है, रैंक जो है, रैंक आप चेक करो, मतलब इसके रैंक क्या आते हैं, 2 आते हैं, 2। एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, x y z, मतलब 3 अननोन्स है, x y और z, ये कितने अननोन्स है, 3 नंबर्स है। मतलब ये कंडीशन हो गई लेस देन की रैंक कम है, इसका मतलब होता है दी सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी हमें करना क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर मिलते हैं तो हमें कैसा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हाँ, अभी सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सिस्टम अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है y का जो वैल्यू है वो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं y का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो x प्लस 2 0 प्लस z इज इक्वल टू 3 मिल गया मुझे। इससे इक्वेशन फॉर्म होता है x प्लस z इज इक्वल टू 3। अभी इनफाइनाइट कब कहलाता है, अभी ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मैं y का वैल्यू तो निकाल सकता हूं, लेकिन x और z का वैल्यू अभी नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे इस केस के अंदर, ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो x या तो z का वैल्यू z इज इक्वल टू एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे t करके एक पैरामीटर ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं x प्लस t इज इक्वल टू 3 कर देता हूं तो x का वैल्यू मुझे मिलता है 3 माइनस टी, मतलब x का वैल्यू इस तरह मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ये तो हमें ये 3 लेने, हम लोग ने 3 k का वैल्यू 3 लिया। अभी कंसीडर k इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू ले लेता हूं मैं, k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे 1 2 1 1 1 1, ये 3 1 3, इसके बाद यहाँ पे x y और z मिलेंगे मुझे। अभी यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगे, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, 2 है,
यहाँ पे के स्क्वायर क्या बनेगा, के स्क्वायर है मतलब यहाँ पे 2 प्लेस होता है तो यहाँ पे मुझे 4 वैल्यू मिलेगी। इस तरह से मुझे ये फॉर्म करके मिल चुका है। अभी देखो इसके अंदर भी सेम ऑपरेशन करने हैं तो ज्यादा यही ऑपरेशन करने हैं तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ये 2 स्टेप को R2 माइनस R1 करना है और दूसरा R3 माइनस 3R1 कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x y और z, इसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली 1 0 0, इसके बाद -5 -1 ये 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के अंदर, यहाँ पे तो 3 रहेगा। अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली आप ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, माइनस ये 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे मुझे -1 वैल्यू मिलने वाली है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है 4 है, इसके बाद -3 इंटू 3 आ जाएंगे तो ये वैल्यू 9 हो जाती है और 9 में से 4 माइनस होता है तो हमें ये वैल्यू 5 मिलने वाली है, -5। ओके, सेम ऑपरेशन यही करना है, R3 माइनस 5 R2 कर देना है। तो यहाँ पे तो मुझे सीधा 1 0 0 2 1 -1 0 0 0 यही वैल्यूज मिलने वाले हैं x y और z, लेकिन ऑपरेशन खाली ये एंड में चलेगा तो ये 3 रहेंगे, ये -1 रहेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस है, इसके बाद -5 इंटू R2 का वैल्यू -1 है तो आप जोड़ देंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मुझे 0 वैल्यू मिलने वाली है। मतलब आप यहाँ पे ये A है, ये B है, यहाँ पे रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे मिल रहा है, देखो इसका भी रैंक 2 आ रहा है और AB को कंबाइन करके भी रैंक 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब इक्वल रैंक हो गया। अगर इक्वल रैंक है देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है इसका मतलब उसके अंदर 2 कंडीशंस हो गए, एक तो कंडीशन इनफाइनाइट है या तो यूनिक्यू है। अभी इनफाइनाइट है या यूनिक्यू है ये कैसा है पहचानिए है, रैंक जो है, रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इनके बीच में कंपैरिजन करना है। रैंक और नंबर ऑफ अननोन के बीच में अगर रैंक कितना है आप दोनों का देखो, जोड़ के भी देखो और इक्वल है वो 2 है, यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स अगर काउंट करेंगे तो वो 3 है, लेस देन होती है। मतलब जो सिस्टम है, द सिस्टम, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं मैं, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिस्टम के बनते हैं। अभी हमें क्या करना क्या है, देखो इक्वेशन फॉर्म होता है, ये हो जाएंगे x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 और लास्ट वाला इक्वेशन हमें मिलने वाला है वो है -y इज इक्वल टू -1 मिलेगा, -y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब y का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है 1 इस केस के अंदर, लेकिन ये वैल्यू मैं अगर इसके अंदर प्लेस कर देता हूं x प्लस 2 1 इज 1 प्लस z इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, x प्लस z इज इक्वल टू 2 इस तरफ जाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ से मैं x और z के वैल्यूज नहीं निकाल पाऊंगा
तो मुझे करना क्या पड़ेगा, या तो x को t लेना पड़ेगा या तो z को t लेना पड़ेगा। तो मतलब एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, तो मैं z को t पैरामीटर कंसीडर कर देता हूं, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। इस तरह से मुझे वैल्यूज मिलेंगे, मतलब y, z और x के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, ये दोनों टर्म के वैल्यूज मुझे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर मिल चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम इनफाइनाइट है। ओके, तो इस तरह के अगर सम आते हैं आपको, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना होता है। पहले कंसिस्टेंस का कंडीशन चेक करना है, अगर उसके बाद आपको अननोन के साथ रैंक कंपैरिजन करना है और उससे आपको पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर टर्म जो है, सिस्टम जो है, यूनिक है या तो इनफाइनाइट है, और चेक करने के बाद ही आपको सॉल्यूशन का पता चल पाएगा। ओके, आप इसका पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना। और इसके अंदर कंसिस्टेंसी के मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने इसके पहले बहुत सारे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी के सम सॉल्व किए हुए हैं, वो आप देखो तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।